Hello my dear students, let's begin with our next numerical, exercise numerical number 22. Pay attention. क्वेश्चन में क्या है, इफ इन क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा तो ये क्वेश्चन कल ही ले लिया होता तो अच्छा रहता। 21 में हमने क्या किया था भाई, 21 में हमने एक स्टोन को ऐसे गोल गोल घुमाया था और हमने देखा था कि यहाँ पे टेंशन लगता है और बाहर लगता है mv²/r। इस टाइप का न्यूमेरिकल था। इन क्वेश्चन नंबर 21 द स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिजिबल वैल्यू। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि ये थ्रेड बीच में से टूट गई अब। एंड द स्ट्रिंग ब्रेक सडनली, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टोन आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स। मान लो कि ये डोरी टूट जाती है तो स्टोन कैसे गिरेगा। यू हैव गिवन 3 टाइप ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन ए, द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड, मतलब सीधा बाहर ही गिरेगा स्टोन ऐसे। ऑप्शन बी, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स, मतलब जो मोमेंट पे टूटा है वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा। ऑप्शन सी, द स्टोन फ्लाइज ऑफ एन एंगल विद द टेंजेंट हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। भाई ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रीजन, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होती है, टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है। तो यहां पे भी इस मोमेंट पे स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी, तो स्टोन ये टेंजेंट के डायरेक्शन में ही गिरेगा। चैप्टर 2 में चैप्टर 4 में अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। 23, एक्सप्लेन व्हाई a horse cannot pull a cart and run in a empty space। रेडी, चलो डायग्राम से ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ये भी कार्ट है और यहाँ पे जो है वो तो हमारा हॉर्स है। हॉर्स का डायग्राम नहीं आता पर ये इमेजिन कर लो कि इस टाइप का हॉर्स है। तो क्या होगा, हॉर्स जो है वो क्या करेगा कि आगे बढ़ने के लिए ग्राउंड सरफेस होती है उसको यहां पे फोर्स लगाता है। सामने ग्राउंड सरफेस क्या करता है, ये तुम्हारा हो गया एक्शन। ग्राउंड सरफेस क्या करता है, रिएक्शन करता है। और ये रिएक्शन की हेल्प की वजह से ही हमारा कार्ट जो है वो आगे बढ़ता है, हॉर्स भी आगे बढ़ता है। यहां पे ऐसा बोला कि एम्प्टी स्पेस में ये क्यों पॉसिबल नहीं, ये वो बात हो गई कि आप हवा में क्यों नहीं चल सकते। ऑब्वियसली चलने के लिए लैंड चाहिए जिसमें हम नीचे पुश कर सकते हैं, तो लैंड हमें ऊपर पुश करता है तो हम चलते हैं। यहां पे अगर लैंड नहीं होगा तो एक्शन भी नहीं होगा, रिएक्शन भी नहीं होगा, सो इट कैन नॉट मूव। ठीक है। दूसरा, पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली, मतलब कि ये बस है और बस में ये सीट है एंड अ पर्सन इज सिटिंग ऑन द सीट लाइक दिस। ठीक है। सपोज कि बस ऐसे चल रही है एंड सडनली अप्लाइज ब्रेक। अब देखो ब्रेक अप्लाई हो रही है मतलब कि रिटार्डेशन है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है तो मतलब कि रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है, रिटार्डेशन ऑलवेज मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। रेडी। तो यहां पे एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, एक्सेलरेशन पीछे है तो वर्चुअल फोर्स कहां लगेगा, आगे लगेगा। सो पैसेंजर जो आगे आता है वो वर्चुअल फोर्स की वजह से आता है। दिस इज द रीजन। सी, इट इज इजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन टू पुश इट। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक लॉन मूवर है ऐसा,
केस नंबर 1, मान लो कि आप उसको पुश कर रहे हो, ऐसे एफ ऐसे अप्लाई कर रहे हो, तो यहां पे फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे। एक अगर यहां पे थीटा बना हो तो एक हो जाएगा एफ कॉस थीटा और एफ हो जाएगा एफ साइन थीटा। रेडी? और वही लॉन मूवर को अगर आप पुल करते हो यहां पे इतने फोर्स से, तो भी यहां पे 2 कंपोनेंट बनेंगे। ये फोर्स का यहां पे थीटा बना, तो फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स लग रहा है बाहर, क्योंकि अब तुम पुल कर रहे हो, बाहर खींच रहे हो। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। रेडी? चलो, तो यहां पे ये हो रहा है कि एफ कॉस थीटा जो है, ये क्या है? एफ कॉस थीटा जो है, ये जब आप पुश करते हो, अंदर के साइड पुश करते हो, तो एफ कॉस थीटा अंदर लगता है। जबकि बाहर खींचते हैं तब ये एफ कॉस थीटा जो है वो आपकी मोशन की डायरेक्शन में, मतलब ये अगर ये क्या है आपका लॉन कटर है ना, तो ये लॉन कटर जो है अगर ये मूवमेंट करेगा, यहां पे खींच मूवमेंट करोगे करेगा तो यहां पे मूवमेंट करेगा, तो उसके लिए एफ कॉस थीटा हेल्प करेगा। जबकि यहां पे एफ कॉस थीटा कहां लगता है? डाउनवर्ड लगता है। एंड ये एफ कॉस थीटा क्या करेगा? तो ये एफ कॉस थीटा क्या करेगा कि इसमें डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा? उसमें डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीज कर देगा। तो उससे ये लॉन का वेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें वेट फोर्स mg भी नीचे लगता है। तो एफ कॉस थीटा क्या करेगा? ये mg भी बढ़ा देगा। तो लॉन जो है, लॉन कटर, उसको जनरली पुश नहीं करते, इसको पुल करते हैं। पुल करने से क्या होगा कि एक फोर्स यहां लगेगा, एक फोर्स ऊपर लगेगा, तो आपका इफेक्टिव वेट फोर्स भी उतना ही रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। सो इट इज बेटर टू पुल द ग्रास कटर अदर देन पुश। नेक्स्ट, अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग अ कैच। भाई कैच पकड़ता है तो उसका हाथ पीछे क्यों लेता है? तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब हाथ पीछे लेने से क्या होगा? सो बाय मूविंग हैंड्स बैकवर्ड while catching the ball increases the time to catch the ball। हाथ पीछे लेने से क्या होगा? कैच करने का जो टाइम है वो इंक्रीज होता है। सो टाइम इंक्रीज, साइमल्टेनियसली योर फोर्स विल बी डिक्रीज। सो दिस decreases the force on palm। समझ में आया? चलो, सो ये हो गए आपके चारों के चार के आंसर्स। नेक्स्ट इज अ न्यूमेरिकल नंबर 24। Figure shows the position time graph of a body of mass 0.04 kilogram। Okay, so let's see the graph। This is the x centimeter and time in second। So graph is given like this: 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on। सो ये 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12 एंड सो ऑन, इस टाइप का ग्राफ है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन 0.04 किलोग्राम। सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कंटेक्स्ट फॉर दिस मोशन। ये ग्राफ जो है इसको एनालिसिस करना है और हमें ये बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इस टाइप का मोशन करता है। व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंपल्स रिसीव बाय द बॉडी। ठीक है, हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम बिटवीन टू इंपल्स।
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स, हमें इम्पल्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। रेडी, चलो। सो यहां पे हम क्या करेंगे, मान लो कि यहां पे इनिशियली ऑब्जेक्ट का पोजीशन है 0, टाइम भी क्या है 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी 0। फिर आते हैं यहां पे, तो कितना टाइम हो गया भाई, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, और 2 सेकेंड में उसकी पोजीशन क्या हो गई 2 सेंटीमीटर। तो x वर्सेस t का ग्राफ है, तो उसका स्लोप x वर्सेस t का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहां पे हम स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप फाइंड करके ये इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। रेडी, तो स्लोप क्या होता है, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कितना है 2, और हॉरिजॉन्टल भी कितना है 2। सो आंसर इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडी, मतलब 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था, सडनली उसकी स्पीड कम हो गई, तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी फाइंड करो। अगेन वी विल फाइंड द स्लोप फॉर फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कितना है 2, हॉरिजॉन्टल भी कितना है 2 to 4, मतलब ये गैप भी 2 ही हो गया, तो यहां पर भी 2/2, पर माइनस होगा, क्यों, क्योंकि स्लोप नीचे आ रहा है। सो इट विल गिव द वेलोसिटी 0.01 मीटर पर सेकेंड, बट नेगेटिव। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि भाई पहले जो ये वेलोसिटी थी, मान लो कि ऐसे जा रहा था बॉल, 2 सेकेंड तक यहां पे गया, और फिर वो वापस आ गया विथ द सेम स्पीड। अगेन वो उतनी स्पीड से आगे जा रहा है, मतलब वापस यहां पे गया, फिर वापस आया। मतलब बॉल जो है वो, हमने बोला कि फिजिकल कंडीशन बताओ कि ऐसा मोशन कौन करता होगा। इमेजिन देयर इज अ बॉल, और यहां पे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऐसे बॉल है, और बॉल ऐसे 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 जा रहा है। सो दिस इज द केस। ओके, हमें और क्या फाइंड करना था भाई, हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना था। हमें क्या फाइंड करना था, इंपल्स। तो इंपल्स क्या होता है भाई, इंपल्स मतलब डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो m इंटू वी माइनस यू, मोमेंटम है 0.04, फाइनल वेलोसिटी है माइनस 0.01, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 0.01। इसको अगर सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट द आंसर 8 इंटू 10⁻⁻⁴ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। रेडी, तो हमें एक तो फिजिकल कंटेक्स्ट फाइंड करना था, वो हमें मिल गया कि भी 2 दीवार के बीच में बॉल है जो ऐसे ऐसे कॉन्स्टेंटली कोलिजन्स कर रहा है। फिर हमें देखना था कि इंपल्स कितना था, भाई इंपल्स भी हमें मिल गया कि भी इतना हमारा इंपल्स है। टाइम बिटवीन 2 इंपल्स, तो हर 2 सेकेंड के गैप में ये सब फिनोमिना हो रही है। सो टाइम गैप क्या है, आफ्टर एवरी 2 सेकेंड वी आर गेटिंग द इंपल्सिस। न्यूमेरिकल लिखना कैसे, तो डोंट वरी, अभी ही मैं आज ही ये लेक्चर अपलोड करने के साथ ही आपको इसके फोटोज भी भेज दूंगा रेफरेंस बुक के, कि कौन सा न्यूमेरिकल कैसे क्या लिखना है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 25। Figure shows a man standing stationary with respect to horizontal conveyor belt. तो ये आपका कन्वेयर बेल्ट है, एंड अ मैन इज स्टैंडिंग ओवर हियर। मैन इज स्टेशनरी, मैन इज स्टेशनरी। Conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second square.
बेल्ट जो है वो ऐसे और ऐसे घूम रही है, बेल्ट का एक्सेलरेशन है, बेल्ट्स एक्सेलरेशन is 1 meter per second square. What is the net force on the man? ये मैन पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो अब मान लो कि मैन यहां पे है, तो अभी एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में, तो वर्चुअल फोर्स कहां लगना चाहिए मैन पे, ऐसे। अब ड्यू टू दिस वर्चुअल फोर्स मैन पीछे आ जाना चाहिए। ये सीधी सी बात होगी कि आप बस में बैठे हो, सडनली बस स्टार्ट हो रही है तो आप पीछे आ जाते हो, तो मैन के साथ भी काइंड ऑफ फिनोमिना होनी चाहिए कि वो वर्चुअल फोर्स की वजह से पीछे आ जाना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैन इज स्टेशनरी, फोर्स लग रहा है लेकिन मैन अभी भी स्टेशनरी है, दैट मीन्स कि उस पर यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है Fs। तो बैलेंस करो, Fs इज इक्वल टू ma, सो Fs इज इक्वल टू m, मास ऑफ द मैन। भाई ब्रैकेट में देखो, क्वेश्चन में एकदम लास्ट में लिखा हुआ है मैन का मास कितना है 65 किलोग्राम और एक्सेलरेशन था हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे टोटल फोर्स जो उस पे लग रहा है वो है 65 न्यूटन। रेडी, चलो आगे क्वेश्चन में क्या है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन मैन एंड शूज एंड द बेल्ट इज 0.2। भाई कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस हमें दिया है 0.2, देन अप टू व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन द मैन कंटिन्यू टू स्टेशनरी रिलेटिव टू द बेल्ट। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है तो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन मिलेगा कि जब तक वो बंदा ऐसे स्टेशनरी ही रहेगा। तो पहले ये देखो कि मैक्सिमम कितना स्टैटिक फ्रिक्शन ये प्रोड्यूस कर पाता है, Fs मैक्सिमम। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला Fs मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू S एंड Fs मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस n। और n कितना है भाई, n होता है, ये हो गया n, तो नीचे लगेगा mg, तो n इज ऑब्वियसली इज इक्वल टू mg। म्यू एस दिया है 0.2, m दिया है 65 और g है हमारा 10। सो इट इज 65 2 इंटू 2, इसका आंसर आपका होगा 130। तो Fs मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 130 प्रोड्यूस कर पाएगा ये। रेडी, चलो अगेन हम ये कंडीशन यूज करते हैं कि Fs मैक्सिमम इज इक्वल टू m a मैक्सिमम। सो Fs मैक्सिमम हो गया 130, मास दिया है 65 और a मैक्सिमम, तो इस पे से अगर a मैक्सिमम लेंगे तो 130 बाय 65, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया आपको मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बेल्ट का एक्सेलरेशन जैसे ही 2 होगा ये पर्सन ऑटोमेटिकली पीछे गिर जाएगा। अभी क्यों नहीं गिर रहा था, क्योंकि अभी आपका एक्सेलरेशन था 1, और 1 एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग वो स्टैटिक फ्रिक्शन 65 प्रोड्यूस कर पाता था। मैक्सिमम लिमिट क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने की, 130, और 130 फ्रिक्शन तभी प्रोड्यूस होता है जब एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये a मैक्सिमम है, ये क्या है a मैक्सिमम। रेडी, चलो, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। A stone of mass m tied to the end of a string revolves in a vertical circle। देखो हम ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्कल पे, ऐसे वर्टिकल सर्कल का रेडियस हमें दिया है r, और यहां पे जो स्टोन है वो स्टोन का मास है m। द नेट फोर्स एट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स आर। यहां पे
ये हमें 2 पॉइंट दिए हैं, एक तो है लोएस्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा लोएस्ट पॉइंट, और फिर सर्कल पे ऐसे घूमते घूमते वो आ गया हाईएस्ट पॉइंट। हमें ये लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? द नेट फोर्स एट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यहां पे नीचे की डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लगेगा, और ये केस में भी नीचे की डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी अबाउट द लोएस्ट पॉइंट। रेडी? लोएस्ट पॉइंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। अभी लोएस्ट पॉइंट में कितने फोर्स लगेंगे, तो देखो पहले लगेगा नीचे mg, और ऊपर लगता है टेंशन, ये हमारा ओरिजिन O है, ऊपर लगता है टेंशन T, और बाहर की साइड लगता है mv²/r। रेडी? सो यहां पे टोटल फोर्सेस क्या होंगे, तो टोटल फोर्स हो गया आपका T = mg प्लस mv²/r। क्या होगा? T = mg प्लस mv²/r। यहां पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं लोवेस्ट पॉइंट के लिए, तो लोवेस्ट पॉइंट के लिए एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। मतलब कि चलो मान लेते हैं कि भाई ऐसा करें कि भाई ये फोर्स को हम यहां पे ले जाए। अगर T यहां पे है, वो T को अगर नीचे लिखे तो क्या हो जाएगा? mg प्लस mv² माइनस T। पर ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, हम कर सकते हैं, T ऊपर लग रहा है, ये T को भी हमने प्लस लिया है, वो T को अगर नीचे करें तो क्या हो सकता है? mg प्लस mv²/r माइनस T, ये भी हो सकता है, पर एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। रेडी? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम ये कर सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मान लो कि मैं T को नीचे ले लूं और mv²/r को ऊपर ले लूं। रेडी? तो क्या हो जाएगा भाई? तो देखो T यहां पे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा mg माइनस T, इसको नीचे ले लिया तो ये माइनस T हो गया, और ये ऊपर चला जाएगा तो = माइनस mv²/r। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये दिख रहा है मुझे ऑप्शन ए, इतना फोर्स लग सकता है। रेडी? चलो अब हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट के लिए देखते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट में क्या होगा? तो हाईएस्ट पॉइंट में mg नीचे लगेगा, प्लस टेंशन भी नीचे लगेगा, और mv²/r बाहर लगेगा। यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि mg प्लस T नीचे लग रहा है, तो सीधा ऑप्शन हाईएस्ट में भी पहला जो आंसर है वही आएगा, mg प्लस T, और ये टेंशन को उन्होंने T2 लिख दिया, तो यहां पे हो जाएगा T2, और ये है T1। रेडी? सो लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के जो ऑप्शन दिए उसमें जो ऑप्शन ए है वही दोनों के लिए आपका आंसर आएगा, ये और ये। रेडी? दूसरा हम ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं, देखो एकदम थोड़ा सिंपल करना है ना, तो कि बट एक्चुअली उसके लिए क्वेश्चन में बोलना चाहिए क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर बॉल नीचे है तो यहां से जस्ट वो मोशन करना स्टार्ट करेगा। मोशन करना स्टार्ट करता है ना, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी है? 0। अगर मोशन करना स्टार्ट कर रहा है तो यहां पे हो गया mg और ऊपर हो गया T। तो डायरेक्टली इसमें आंसर हो जाएगा कि T को अगर नीचे ले लो तो mg माइनस T, और अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर है और ऊपर जाने के बाद भी अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है तो नीचे mg और नीचे टेंशन भी लगेगा, तो mg प्लस T, ये आंसर और ये आंसर दोनों मेथड से कर सकते हैं। बट यहाँ पे उसके लिए यहाँ और यहाँ वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 27। अ हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 किलोग्राम। तो मान लो कि ये आपका
हेलीकॉप्टर है, ठीक है। चलो, मास ऑफ हेलीकॉप्टर कितना है, 1000 किलोग्राम, राइजेज विद अ वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है। द क्रू एंड द पैसेंजर वेट 300 किलोग्राम, पायलट है और पैसेंजर है, दोनों का टोटल मास कितना है, 300 किलोग्राम। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स ऑन द फ्लोर बाय क्रू एंड द पैसेंजर। क्रू और पैसेंजर दोनों मिलके फ्लोर पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो mg। अब इन दोनों का फोर्स कैलकुलेट करना है तो मास भी ऑब्वियसली इन दोनों का ही होगा, तो वो फोर्स आएगा F इज इक्वल टू mg। क्रू एंड द पायलट दोनों का मास है 300 इनटू हमारा ग्रेविटी हो जाएगा 10। रेडी। अब देखो, प्लेन ऊपर जा रहा है तो वर्चुअल फोर्स कहां लगे, एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो वर्चुअल फोर्स कहां लगेगा, ऑब्वियसली नीचे, तो ma हो जाएगा। तो अब यहां पे टोटल फोर्स नीचे कितना लगेगा, mg प्लस ma। रेडी। चलो, तो यहां पे हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है कि क्रू मेंबर्स कितना फोर्स लगाएंगे, तो यहां पे मास हमने क्रू मेंबर्स का ही लिया है, m इंटू जी प्लस ए। क्रू मेंबर का मास है 300, ग्रेविटी है 10 और एक्सेलरेशन है 15। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 7500 न्यूटन, और ये फोर्स कहां होगा, डाउनवर्ड। रेडी। चलो, बी, एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। ठीक है, तो ये जो एयर है, मतलब कि ये पंखा जब गोल गोल घूमेगा ना तो वो नीचे कितना फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली ये फोर्स लगेगा, ये तुम्हारा एक्शन है, और इसी एक्शन का रिएक्शन आएगा ऊपर, और ये रिएक्शन की हेल्प से ही हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है। मतलब हेलीकॉप्टर गोल गोल पंखा घुमा के जितना फोर्स नीचे लगाएगा उतना ही फोर्स उसको ऊपर मिलेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ज्यादा फोर्स ऊपर मिलेगा, फटाफट ऊपर उठ जाएगा। तो ये देखना है कि नीचे पूरा हेलीकॉप्टर का ये जो फैन है, ये फैन नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाता है। सो F इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां पे पूरे हेलीकॉप्टर का मास गिनना है, तो यहां पे हो जाएगा टोटल मास कितना, 1300 जी प्लस 1300 ए, इसके जैसे। इसमें हमें फाइंड करना, mg और ma तो लगेगा ही, पर पहले सिर्फ इन दोनों का फाइंड करना था तो मास भी 300 ही लिखा था, पर अब पूरे हेलीकॉप्टर का फाइंड करना है तो मास हो जाएगा 1000 प्लस 300, तो 1300 जी प्लस 1300 ए। सो यहाँ पे मास हो जाएगा 1300, ग्रेविटी 10 प्लस 1300, एक्सेलरेशन हो गया 15। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 32500 न्यूटन, और ये आएगा डाउनवर्ड। ठीक है, ऑप्शन सी, मतलब सी जो फाइंड करना है वो। फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर, हेलीकॉप्टर पे कितना फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली ये फोर्स हेलीकॉप्टर ने लगाया है नीचे, मतलब नीचे वाली एयर को, तो नीचे वाली एयर भी हेलीकॉप्टर के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगी, सेम इतना ही लगाएगी। सो सेम फोर्स 32500 न्यूटन, बट कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा ये फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो यहां तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन, डोंट हेजिटेट एवर। एंड अभी ये लेक्चर के बाद ही, पोस्ट करने के बाद ही मैं इसके पिक्स भी भेज दूंगा न्यूमेरिकल्स के, तो आप उसमें से भी पढ़ लेना, कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।